नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और एक बार फिर से हम बात करेंगे बड़ौदा के रण की। बड़ौदा में जो रण हो रहा है, तीनों पार्टियां आमने सामने हैं क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल के बाद में अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और त्रिकोणीय मुकाबले में आमने सामने अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो दो पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तीनों ही पार्टियों में क्या वो ऐसी चीज़ है जो इन तीनों के पक्ष में जाती है और वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन तीनों के ही खिलाफ में जाती हैं, या फिर अगर कहें कि कौन सी वो चीज़ है जो इनको इलेक्शन के अंदर फ़ायदा पहुंचा सकती है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनको इलेक्शन के अंदर हानि पहुंचा सकती हैं, जिसके कारण ये जीत और हार डिसाइड कर पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगेश्वर दत्त की, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं। बीजेपी का ये प्रत्याशी, इसको आप जानते हैं कि ये पहलवान भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये पहलवान रहे हैं। इन्होंने भारत के लिए कई पदक जीते हैं और इनकी जो साख है वो बड़ौदा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक अच्छी साख है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अब इस चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव के अंदर परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। अब इस चुनाव के अंदर जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको डीएसपी का पद दिया था, ये उन्हीं के अब आज खिलाफ हैं। लेकिन साथ साथ अब हम बात करेंगे कि इनके पक्ष में और विपक्ष में क्या चीज़ें हैं। इनके पक्ष में हमने बताया आपको कि जो इनकी साख है वो इनके पक्ष में है और साथ साथ ये उम्मीद करेंगे कि जो गैर जाट वोट है वो इनको पूरा मिले, इनकी बिरादरी, और साथ में अगर गैर जाट वोट इनको मिलता है तो इनके वोट बैंक में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इनका वोट बैंक काफ़ी अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनके पिछले चुनाव की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर रहे थे, 37,000 से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। और उसके बाद में ये दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे वो रहे थे, दूसरे नंबर की रेस पे थे। और साथ साथ अगर हम बात करें, इन्होंने पूरी मेहनत के साथ वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण कि 37,000 से ज़्यादा वोट इनको मिल पाए थे। लेकिन उस समय में और आज के समय में काफ़ी फ़र्क है। अब इसी मुकाबले में अगर इनके विपक्ष में अगर कोई चीज़ जाती है तो वो है वोटों का ध्रुवीकरण। अगर वोटों का यहाँ पे ध्रुवीकरण होता है और अगर जाट वोट की यहाँ पे बात की जाए, क्योंकि जाट वोट यहाँ पे इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा है, और अगर जाट वोट एकत्रित हो जाता है तो इनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है और ये चुनाव में हार की तरफ जा सकते हैं। ये इनके लिए एक सबसे बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन फिर भी बीजेपी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, या फिर कहें कि जाट नेता हैं, वो भी मैदान में इनके लिए प्रचार के लिए उतर चुके हैं और अपना अपना प्रचार वो भी कर रहे हैं। तो इनके पक्ष और विपक्ष में सारी चीज़ें जाती हैं। पक्ष में इनके में ये है कि अगर इनके पास एक वोटों का ध्रुवीकरण होने के बाद भी अगर इनके पास बचता है कि गैर जाट जो वोट हैं वो इनको मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी हो सकता है कि नैया पार लग भी जाए। लेकिन वहीं इनको फ़ायदा इस बात से भी है कि वहाँ पे जो मेन दो प्रत्याशी और हैं वो दोनों ही जाट हैं, और जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ उन दोनों के अगर वोट आपस में कटते हैं और वोट अगर जोगेंद्र मलिक ज़्यादा वोट निकाल लेते हैं, कहीं ज़्यादा वोट इंदुराज के काट देते हैं, तो वहाँ सीधा का सीधा फ़ायदा जो है वो योगेश्वर दत्त को मिल सकता है अगर जो गैर जाट मत हैं वो इनके पक्ष में आ गए तो। अब बात करते हैं इंदुराज नरवाल की। इंदुराज नरवाल पहले पार्षद रहे हैं, उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के काफ़ी करीबी रहे हैं और इनको भी दीपेंद्र हुड्डा का काफ़ी करीबी माना जाता है। इनका नाम तब सामने आया जब डॉक्टर नरवाल को टिकट के लिए मना कर दिया गया और इनसे एक और नाम सुझाने के लिए बोला गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंदुराज नरवाल का नाम सुझाया और इनके नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दी। लेकिन अब इनके पक्ष और विपक्ष में कौन सी चीज़ें जाती हैं। इनके पक्ष की अगर बात की जाए तो ये एक जाट नेता हैं और वहाँ पे जो क्षेत्र है वो जाट बहुल क्षेत्र है, और जाट बहुल इस विधानसभा में अगर जाट मत एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन वापस करवाया है तो वो इसीलिए करवाया है ताकि जाट वोट बटे ना, और जाट वोट अगर एकत्रित रहते हैं तो इंदुराज नरवाल को वो वोट मिले तो इंदुराज नरवाल को पार होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर वहीं हम इंदुराज के बारे में ही बात करें,
इनके विपक्ष में कौन सी चीज़ें जाने वाली हैं। इनके पक्ष की तो हमने बात की कि अगर जाट वोट इनको मिलता है तो ये वहाँ पे जीत सकते हैं। साथ साथ इनके साथ एक बड़ा चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों इनके साथ हैं, ये भी इनके पक्ष में जाता है। लेकिन वहीं अगर इनके विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है वो अगर निकल के सामने आ जाता है तो ये इनके लिए भारी नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से काफ़ी लोगों को निराश करते हुए इंदुराज को टिकट मिला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का अंतर्कलह सामने आ सकता है। और साथ साथ अगर बात की जाए कुमारी शैलजा की, किरण चौधरी की और रणदीप सिंह सुरजेवाला की, अगर वहाँ पे भी अंतर्कलह सामने आता है तो ये सभी चीज़ें इनके विपक्ष में जा सकती हैं। और अगर ये चीज़ें इनके विपक्ष में गई तो इनकी भी यहाँ पे हार हो सकती है। बाकायदा यहाँ से 3 बार कांग्रेस लगातार विजेता रही है, लेकिन अब साख का सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का है। अब तीसरे प्रत्याशी के बारे में बात कर लेते हैं, जोगेंद्र मलिक, जो कि इनेलो के प्रत्याशी हैं। इनेलो का यहाँ पे काफ़ी समय से वोट बैंक तो काफ़ी रहा है, लेकिन पिछली बार जो इनका परंपरागत वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने का काम किया जजपा ने। अब जजपा जिसने सेंध लगाने का काम किया था वो अब की बार बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। बीजेपी के साथ होने के साथ साथ जो कुछ मतदाता रुष्ट हुए थे वो वापस अपनी परंपरागत वोट पे जा सकते हैं और इनेलो को वोट कर सकते हैं। ये भी एक जाट नेता हैं और ये इनके पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है, क्योंकि अगर इंदुराज नरवाल इनके सामने हैं, वो भी जाट नेता हैं और ये भी दोनों जाट नेता हैं, तो वोटों का जो ध्रुवीकरण है वो होने में थोड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि इनको अगर ज़्यादा वोट परसेंटेज चाहिए तो जाट वोट इनको मिलना चाहिए, जबकि इंदुराज के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ये साफ साफ इनके विपक्ष में जाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर वोटों की बात आती है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उन्होंने भी यहाँ पे रैलियाँ वगैरह करना शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ जब रैलियाँ उन्होंने की हैं तो लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन इनेलो की जो साख है वो पहले जैसी अब नहीं बची है, ये चीज़ें भी इनके विपक्ष में जा रही हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जोगेंद्र मलिक महज 3000 वोटों के आसपास ही सिमट गए थे। लेकिन अब की बार इनके लिए उम्मीद की किरण ज़रूर ये देख रहे होंगे, लेकिन वो उम्मीद की किरण कहाँ तक जग पाती है या कहाँ तक इनको वोट मिल पाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब तीनों ही प्रत्याशी रण के मैदान में हैं और तीनों में से जीतता कौन है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पे योगेश्वर दत्त और इंदुराज के बीच में सीधा सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला दिखाई दे। वही अब ये मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा। आगे के जो समीकरण है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें स्टेट न्यूज़ हरियाणा के साथ और आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या स्थिति होने वाली है और आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।